बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 एंड दैट इज डाइजेशन इन स्टमक। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता जाऊंगा। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। All right, students. The topic is digestion in stomach. मैदे में खुराक को हजम करना। All right. अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस सेशंस का एक रिव्यू दे दूं कि डाइजेशन का आगाज किया गया ओरल कैविटी में, उसके बाद उसको स्वेलो कर लिया गया, निगल लिया गया और निगलने के बाद पेरिस्टालसिस के अमल के जरिए खुराक को गले से उतार के स्टमक तक पहुंचा दिया गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे स्टमक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। किस तरह से कि ये स्टोरेज साइट भी है, थोड़ी देर के लिए खुराक को यहाँ पे जखीरा भी किया जा सकता है, फिर उसके बाद खुराक की एक मखसूस किस्म यानी कि प्रोटीन्स को यहाँ पे पार्टली डाइजेस्ट भी किया जाता है और फिर उसके बाद इसको फॉरवर्ड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के हवाले कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये बुनियादी काम है जो आपका मैदा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सी सिक्रीशंस गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में इसके अंदर रिलीज हो रही हैं, ये सब चीजें हम अभी वन बाय वन देखते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज पोजीशन ऑफ स्टमक। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम अगर अपनी बॉडी को देखें तो इसमें ये जो चेस्ट वाला रीजन है, जो छाती वाला एरिया है, दैट इज द थोरेसिक पार्ट। ओके, इसको हम कहते हैं थॉरेक्स। और फिर उसके बाद एक पार्टीशन मौजूद है, एक दीवार मौजूद होती है पसलियों के बिल्कुल नीचे जो पेट वाले हिस्से को अलहदा कर देती है, और पेट वाले हिस्से को हम कहते हैं दैट इज द एब्डोमेन और एब्डोमिनल रीजन। ऑलराइट, तो स्टमक यहां पे याद रखने वाली बात है कि है तो बिल्कुल ही थॉरेक्स के नीचे आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन एब्डोमिनल पार्ट में इसको शामिल किया जाएगा। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड और कहां पे मौजूद है? बिलो द डायफ्राम। All right, in the abdominal region. All right, students. अब देखें, अगर मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो हमें ये याद होना चाहिए कि ओरल कैविटी, बकल कैविटी हमारे मुंह वाला हिस्सा, उसके बाद खुराक की नाली से यहां से खुराक होते हुए गई और कहां पे पहुंच गई? स्टमक के अंदर। ऑल राइट, लेकिन स्टमक मौजूद किस जगह पे है? अभी मैंने बताया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहां पे एग्जैक्टली इस लोकेशन में आपकी आखिरी पसली के अंदर वाली साइड पे डायफ्राम मौजूद है और उस डायफ्राम के नीचे जो स्टमक है वो हमें नजर आता है। ऑलराइट, दिस इज अबाउट द पोजीशन ऑफ द स्टमक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर जरा गौर से समझ लीजिएगा कि जो इसकी अपीयरेंस आपको यहां पे इस इमेज में नजर आ रही है, इसको हम तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहले तो इसको हम इस तरह से तकसीम करते हैं कि आपको इसके कंपोनेंट्स का और इसके रीजन्स का पता चल जाए, फिर उसके बाद हम इसके लेयर्स या इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको भी तफसील में देखेंगे। ऑलराइट, तो यहां पे हम लिख लेते हैं रीजन्स ऑफ स्टमक। जी स्टूडेंट्स, अब रीजन्स वाली जो चीज यहां पे हम मेंशन करने जा रहे हैं, अगर आप इस इमेज में देखें तो एसोफेगस से जो खुराक आती है वहां पे उसको कंट्रोल किया जाता है कि वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्टमक के अंदर गिरना शुरू हो जाए। ऑलराइट, वहां पे एक स्फिंक्टर मसल्स का रिंग मौजूद है जिसकी मुनासबत से इसके पहले कंपोनेंट का नाम रख दिया गया है या इसके रीजन्स का नाम रख दिया गया है। ऑलराइट, वो क्या है स्टूडेंट्स? द फर्स्ट थिंग इज द कार्डियक region, all right, due to the cardiac sphincter, all right। फिर इसी तरह जो दूसरा हिस्सा यहां पे
आपको फूला हुआ नजर आ रहा है और कार्डियक स्फिंक्टर के साथ ही एक प्रोजेक्टेड एरिया की फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं. दिस इज नोन एज फंडस और फंडिक रीजन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा. फिर उसके बाद अगर हम थर्ड कंपोनेंट को देखें तो द लोअर पार्ट, ओके, यहां पे इस इमेज में देखें जो लोअर कोनिकल रीजन आपको नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज पाइलोरिक रीजन. ओके, और उसकी वजह क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर. एक और मसल्स का रिंग यहां पे मौजूद है जो कि आउटफ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक, इस चीज को कंट्रोल करेगा कि वो खुराक जो पहले नंबर पे एसोफेगस की तरफ से आ रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे मौजूद था एसोफेजियल स्फिंक्टर, या जिसका दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर. ओके, अब इसका क्या फायदा होता है कि जो खुराक स्टमक के अंदर आ चुकी है उसको वापस ऊपर नहीं जाने देगा, और दूसरे नंबर पे अगर ऊपर से मजीद खुराक आ रही है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके. इसी तरह जो दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट्स हमें यहां पे नजर आ रहा है, दैट इज द पाइलोरिक पार्ट और द पाइलोरिक स्फिंक्टर. अब इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है? दैट इज अ रिंग ऑफ द मसल्स, कि जो खुराक स्टमक से बाहर जाने वाली है उसकी ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाए, और वो खुराक जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की जानिब भेजी जा चुकी है उसके बैक फ्लो के चांसेस कम से कम कर दिए जाएं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये स्टमक के तीन रीजन्स, तीन अलग-अलग हिस्से हमने यहां पे देख लिए. फिर उसके बाद अब हम इसके इंटरनल एनाटॉमी को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स मौजूद हैं. ऑलराइट, दिस इज layers of the stomach wall. Alright students, कि जो मैदा हमें देखने में नजर आता है कि ये एक मस्कुलर सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है. सैक इसको हम इस वजह से नहीं कह रहे कि इसकी दोनों तरफ ओपनिंग्स मौजूद हैं, लेकिन स्टिल एक ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है ये खुराक को थोड़ी देर के लिए स्टोर भी करता है. फिर उसके साथ ही साथ इसकी चर्निंग प्रोसेस भी है कि इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन शो करती हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस के साथ खुराक को मिक्स किया जाता है और फिर उसको हजम कर लिया जाता है. ऑलराइट, लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि ये जो खुराक को जखीरा कर रहा है उसकी वजह से हमें एक और प्रॉपर्टी मिल गई है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस फीडिंग. जी स्टूडेंट्स, अब ये डिसकंटिन्यूअस फीडिंग से क्या मुराद है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारी तरह के बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खाने पे कम वक्त सर्व करते हैं और बाकी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वक्त बचा लेते हैं. ऑलराइट, अब ये वाली खसूसियत यहाँ पे हमारे अंदर मौजूद है तो स्टमक की वजह से पॉसिबल है. अदरवाइज जो हाइड्रा या और इस तरह के जो लोअर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मुसलसल जब भी फूड आ जाता है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंक देते हैं, और फिर इसी तरह मजीद खुराक आती है फिर उसको खाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालते चले जाते हैं. सो वी आर डिसकंटिन्यूअस फीडर्स ड्यू टू द स्टमक. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 2 घंटों के अराउंड वक्त है कि जिसके लिए स्टमक खुराक को जखीरा करता है और उसके बाद फिर उसको आगे पुश कर दिया जाता है टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. और कुल मिला के ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे का वक्त गुजरता है कि जो स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन तक खुराक रहती है, फिर उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और वहां पे थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्प्शन और फिर रेक्टम के अंदर स्टोरेज की जाती है और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द स्टमक. इसमें स्टूडेंट्स द फर्स्ट थिंग इज द आउटर लेयर. ओके, आउटर लेयर को जनरली हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ऑलराइट, और इसी कनेक्टिव टिश्यू का एक और नाम है दैट इज नोन एज सीरोजा. ओके, ये जो बाहर वाली शाइनी सी लेयर आपको नजर आ रही है स्टमक के स्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज द लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज सीरोजा. उसके बाद फिर स्टूडेंट्स जो दूसरी लेयर, अगर इसको हम यहां से हटाएं, the second layer is the middle one,
Alright, this middle layer is made up of muscles. और मसल्स में याद रखिएगा स्मूथ मसल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स मौजूद हैं क्योंकि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, तो इसके अंदर दो अलहदा अलहदा इकसाम के स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे, लेकिन टोटल लेयर्स जो हैं वो मस्कुलर, दे आर 3 लेयर्स. द फर्स्ट वन इज, हम यूं कह सकते हैं, these are the longitudinal muscles. All right, and it makes up the outer muscular layer. All right, यानी मसल्स की जो बैरूनी दीवार है, टोटल 3 लेयर्स हैं और उनमें से जो सबसे बाहर वाले हैं दे आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज सर्कुलर स्मूथ मसल्स. All right, and it is making up the middle layer. Okay, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो इनर मोस्ट लेयर यहां पे हमें नजर आती है, they are oblique muscles and they are lying innermost among the muscles. All right, अब इसका क्या मतलब है कि यहां पे अब देखिएगा कि जो सबसे बाहर वाली शाइनी लेयर थी उसका नाम हमने रखा कि देयर इज सीरोजा और कनेक्टिव टिश्यू. इसको रिमूव करते हैं तो अंदर हमें पता चलता है कि मसल्स की 3 लेयर्स मौजूद हैं. ओके, उनमें से जो सबसे बाहर वाली है दे आर द लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स, उसके बाद उसके अंदर वाली दे आर द सर्कुलर स्मूथ मसल्स, और फिर सबसे अंदर जो मौजूद हैं दे आर ऑब्लिक मसल्स. ऑलराइट, ये याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड और द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक वॉल है, देयर इज म्यूकोजा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और म्यूकोजा जैसा कि इसके नाम से हमें नजर आ रहा है कि यहां पे म्यूकस का एक बहुत बड़ा रोल है. सो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जिसका काम यह है कि स्टमक को उसके एसिडिक सिक्रीशन से और जो चीजें आप खा रहे हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाना, ताकि कहीं स्टमक की वॉल को नुकसान ना पहुंचे. ऑलराइट, यहां पे एक और नई बात मैं यहां पे शामिल करने जा रहा हूं जिसको याद रखिएगा, एंड दैट इज अ न्यू टर्म फॉर यू. दिस इज नोन एज रूगे. अब ये क्या चीज है? ये जो इमेज के अंदर आपको नजर आता है कि स्टमक की जो इनरमोस्ट, अगर हम अंदर से ल्यूमन को ऑब्जर्व करें, यानी कि अंदर वाली साइड से अगर आप स्टमक को ऑब्जर्व करें तो उसमें कुछ इन फोल्डिंग्स और बलदार सी साख्त आपको नजर आ रही है. इन फोल्डिंग्स का नाम है रूगे. ऑलराइट, और ये म्यूकोजा की मॉडिफाइड फॉर्म हमें नजर आती है. तो ये है सारे का सारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, जिसमें 3 अलग अलग रीजन्स, और फिर उसके बाद अगर हम इसकी इस लेयर को काट के देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर ये सब कंपोनेंट्स मौजूद हैं. द आउटरमोस्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, द सेंट्रल वन और द मिडल वन इज द मस्कुलर लेयर, और फिर सबसे अंदर वाली साइड पे म्यूकोजा और रूगे जो इन फोल्डिंग्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के कंपोनेंट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम है. दिस पार्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. जी स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जो आपके गैस्ट्रिक रीजन में यानी कि स्टमक के अंदर मौजूद हैं. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और नाम मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ओके, अब ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें जो गैस्ट्रिक पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टमक. ओके, मैदे वाले हिस्से को हम कहते हैं कि ये गैस्ट्रिक रीजन है. अब गैस्ट्रिक रीजन के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि खास किस्म की सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, दैट आर नोन एज गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. ओके, और इन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए कौन कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं और क्या क्या सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं, इनको मैं वन बाय वन यहां पे एनलिस्ट करने लगा हूं और फिर इनके फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करता हूं. जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन आर
the mucus cells. Okay? इनके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि म्यूकस सेल्स हैं, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस. ओके? और म्यूकस बजाते खुद क्या चीज है, मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं. Secrete glycoprotein and water and some ions. Alright? अब आपके ज़हन में फौरन ये सवाल आना चाहिए था कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद किस जगह पे हैं. ओके? तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्टमक की वॉल के अंदर छोटे छोटे रिजेस या ग्रूव्स मौजूद होते हैं, जहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स खुद ज्यादा गहराई में मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर वाला रीजन जो कि एक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं दीज आर द गैस्ट्रिक पिट्स. वो जगह हैं जहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को स्टमक के ल्यूमन में यानी कि ओपन स्पेस में रिलीज कर देते हैं. ऑलराइट? तो ये याद रखिएगा कि म्यूकस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. अगर ये रिलीज होगा तो स्टमक की वॉल, जो इनर वॉल है, म्यूकोजा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और फूड को साथ ही साथ स्लाइमी किया जाएगा ताकि एंजाइम ज्यादा अच्छे तरीके से उस पे अपना एक्शन परफॉर्म कर सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स, and these are axanthic cells or parietal cells. जी स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स हैं साख के एतबार से भी बाकी सेल्स से थोड़े से डिफरेंट नजर आते हैं. अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो जो यहां पे आपको पैराइटल सेल्स या एक्जेंटिक सेल्स नजर आ रहे हैं, इनका सामने की जानिब से, यानी कि अगर हम ल्यूमन ऑफ द स्टमक की जानिब से इसको देखें तो ये हमें लोब्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि जैसे इनकी अपनी मेम्ब्रेन के अंदर छोटी छोटी ग्रूव्स मौजूद हैं. इन ग्रूव्स का यहाँ पे मौजूद होना बहुत ही ज्यादा कारआमद एडाप्टेशन है. और इसकी बुनियादी वजह क्या है? These cells are responsible for the production of HCl and that is hydrochloric acid. Alright? ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो तेजाब हमारे मैदे में पैदा हो रहा है, ये खुराक को हजम करने के लिए, नरम करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पे रिलीज किया जाता है. ओके? लेकिन इसके साथ ही साथ आपके माइंड में एक और सवाल पैदा होना चाहिए कि अगर स्टमक के अंदर से एसिड रिलीज हो रहा है तो ये भी तो पॉसिबल है कि ये सेल्स जो कि इस एसिड को बना रहे हैं या ये तेजाब पैदा कर रहे हैं आपके मैदे के अंदर, ये खुद भी डीजेनरेट हो जाएं और स्टमक की वॉल जो कि खुद भी प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है, हो सकता है उसको भी नुकसान का सामना करना पड़े. तो इसलिए स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली HCl प्रोड्यूस कर दिया जाए. ओके? ये जो सेल्स हैं इस लिहाज से एडाप्टेड हैं कि पहले हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करें, फिर क्लोराइड आयंस को रिलीज करें, और ये जो रिजेस या ग्रूव्स इनके अंदर मौजूद हैं, यहां पे HCl बनता है. और वो मौजूद कहां पे? नाउ इट इज प्रेजेंट इन द ल्यूमन ऑफ द स्टमक. मैदे की ओपन स्पेस में ये मौजूद है और फिर यहां से इसका अगला काम शुरू हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स. और ये कौन से सेल्स हैं? दिस इज योर नंबर 3. And these are known as zymogen cells or chief cells. Alright students, तो ये जो हमारे पास अब एक और किस्म के सेल्स यहां पे आ गए हैं, these are the chief cells or the zymogen cells. Okay? ये सबसे ज्यादा अहम मेंबर को यहां पे रिलीज करने जा रहे हैं and that is pepsin. लेकिन यहां पे एक अहम बात मैं और ऐड करता जाऊं कि पेप्सिन इज रिलीज्ड इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म जिसका नाम है पेप्सिनोजेन. ओके? सो ये याद रखिएगा कि पेप्सिन इज नॉट डायरेक्टली सिक्रीटेड आउट फ्रॉम द चीफ सेल्स और द zymogen cells as its activated form. Instead it is secreted out as pepsinogen. लेकिन फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा into the pepsin जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है. और इस कन्वर्जन को कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज द HCl. ऑलराइट? अभी मैंने बताया था
कि HCl की प्रोडक्शन जो है वो बहुत अहम काम सरअंजाम देने वाली है। तो यहां पे हमें पता चल जाता है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना दैट इज ड्यू टू द एसिडिक मीडियम जो कि HCl यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर पेप्सिन को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम pH भी रिक्वायर्ड है जो कि हम कह सकते हैं इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। ऑलराइट, इसको pH 2 चाहिए, यानी कि एसिडिक कंडीशन होगी तो पेप्सिन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और तब जाके ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काबिल हो सकेगा। तो यहां पे एक और टर्म भी मैं ऐड कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए कि चीफ सेल्स दे रिलीज प्रोटीएज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब प्रोटीएज से क्या मुराद है? वो एंजाइम जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता हो और ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में, बाकी का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मुकम्मल किया जाएगा। अब ये 3 इकसाम के सेल्स तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और किस्म का मैं इजाफा करने जा रहा हूं यहां पे, इसको याद रख लीजिएगा, आपके कंसेप्ट के लिए ये काम आएगा। These are known as G cells. Alright, G cells are what? They are gastrin secreting cells. Alright, ये खास किस्म के सेल्स हैं जो इन्हीं ग्रूव्स और रिजेस में मौजूद हैं जहां पे बाकी सेल्स मौजूद हैं, लेकिन इनका काम क्या है? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करना। अब स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन। ओके, ये ना तो कोई एंजाइम है, ना कोई एसिड है, ना कोई और कंपोनेंट है, बल्कि ये एक हार्मोन है जो कि एक्टिवेट कहां से किया जाता है कि जैसे ही आप कोई प्रोटीन रिच फूड देखें, यानी कि आपके सामने कोई भी ऐसी खुराक लाई जाए कि जो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल हो, यानी कि गोश्त वगैरह, चिकन, मछली, दूध और अंडे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? फौरी तौर पे उनके देखने से, उनकी स्मेल से आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की एक्टिवेशन में द मेन रोल इज प्लेड बाय द गैस्ट्रिन। ओके, आप उस प्रोटीन फूड को देखेंगे, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन और ज्यादा एक्टिवेट होगी, गैस्ट्रिन रिलीज किया जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा और गैस्ट्रिक जूस बनता जाएगा तो आप प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काबिल हो सकेंगे। तो G cells, they are producing the gastrin, that is an important hormone which is responsible for the regulation of release of the gastric secretions. और gastric secretions में क्या-क्या शामिल है? There is mucus, number 2 is the HCl, the acid, and number 3 is the pepsinogen which is later on converted into the pepsin। और इसकी कन्वर्जन में एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है या पहले से एक्टिवेटेड पेप्सिन अगर मौजूद है तो वो भी इसको एक्टिवेट होने में मददगार साबित हो सकता है। Alright students, and number 4 are the G cells that are themselves responsible for producing the gastrin hormone. Alright, फिर उसके बाद एक और चीज स्टूडेंट्स यहां पे मैं ऐड करने जा रहा हूं और ये क्या है? There is the chyme. बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के लिहाज से। व्हाट इज काइम? ये खुराक जो स्टमक के अंदर मौजूद थी, अब क्या किया जाएगा? स्टमक आहिस्ता आहिस्ता इन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की वजह से उसको मिक्स अप करना शुरू करेगा और साथ ही साथ जो स्टमक की अपनी वॉल्स हैं वो कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस शो करेंगी, जिसको हम कहते हैं चर्निंग प्रोसेस। ओके, अब खुराक को और इन सिक्रीशंस को मिक्स किया जाएगा। एसिड 2 काम कर रहा है, खुराक को सॉफ्ट भी कर रहा है और साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा भी करता जा रहा है। पेप्सिनोजन को इसने एक्टिवेट कर दिया है। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन फूड को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं, इसको अपने जहन में रखिएगा। द ओनली टाइप ऑफ फूड दैट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द स्टमक इज प्रोटीन्स। ओके, आमतौर पे ये समझा जाता है कि आपकी हर किस्म की खुराक को आपका स्टमक ही डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैदा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि उनको मजीद छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ट्रांसफॉर्म करता है और उस खुराक को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले कर दिया जाता है। डाइजेशन का अमल स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में मुकम्मल किया जाएगा। मैदा बेचारा कसूरवार नहीं है इसके लिए। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, काइम की जो हम बात कर रहे हैं, वो खुराक जो स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट कर दी जा चुकी है, अब एक सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कि ना तो वो सॉलिड है और ना ही वो लिक्विड है, बल्कि दही की तरह की उसकी कंसिस्टेंसी नजर आएगी
और ये जो सेमी लिक्विड फूड जो कि पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका हुआ है, नाउ दिस इज नोन एज काइम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसकी पीएच अभी भी एसिडिक है और इसको रोक के रखने वाले स्फिंक्टर्स दे आर द पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। जैसे ही ये मैसेज मिलेगा कि अब इस खुराक को आगे पास करने का वक्त है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स ओपन होंगे एंड द फूड इट विल बी डिसेंडेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे मैं इस टॉपिक की ब्रेक लगा रहा हूं, लेकिन आखिरी बात मैं जरूर बताता चलूं आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके समझने के लिए भी और आपकी डेली लाइफ के लिए भी। इसके लिए स्टूडेंट्स एक टर्म मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, दैट इज नोन एज पायरोसिस और हार्ट बर्न। ऑलराइट, अब ये जो लफ्ज मैंने अभी बोर्ड के ऊपर मेंशन किया है, पायरोसिस या हार्ट बर्न, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सीने की जलन की एक कैफियत पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात खास तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे रहने वाले लोग अपनी मुख्तलिफ किस्म की फीडिंग हैबिट्स रखते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, और कुछ लोग इस चीज का ख्याल रखते हैं कि बैलेंस डाइट को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की भी फीडिंग हैबिट हो, एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि जब भी खाना खाएं उसके फौरन बाद लेटने से या तवील दौरानिए के लिए बैठने से परहेज किया जाए। ऑलराइट, फिर दूसरी वजह जो इस केस में हमें नजर आती है वो क्या है? ओबेसिटी, मोटापा। अगर पहले ही आप ओवरवेट कंडीशन में जा रहे हैं और उसके बावजूद आप लिपिड रिच फूड खाते जा रहे हैं, ऐसी खुराक जिसमें ऑयली नेचर की न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इस चीज से भी परहेज किया जाए। फिर नंबर 3, जो हमारे फूड हैबिट में बहुत ज्यादा चीज दिन ब दिन शामिल होती जा रही है कि एक तो फास्ट फूड खाया जाए, जंक फूड खाया जाए, और उसके साथ ही साथ स्पाइसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, तेज मसालेदार किस्म की चीजें इस्तेमाल की जाएं। इन तमाम कंडीशंस के साथ ही साथ अगर स्मोकिंग की हैबिट है, बहुत ज्यादा सिगरेट पिया जाता है या अल्कोहल इनटेक की जाती है, तो ये तमाम चीजें स्टूडेंट्स जब मिल जाएंगी तो इसकी वजह से मुसलसल इस मसले का शिकार रहेंगे ये वाले लोग कि इनको सीने के अगले हिस्से में, यानी जस्ट बिहाइंड द चेस्ट, जो ये रिब केज है, जो पसलियों का एक कवर मौजूद है, इसके बिल्कुल पिछली साइड पे मुसलसल एक जलन की सी कैफियत रहती है और उनके मुंह में से एक बहुत बुरी सी स्मेल पैदा होती रहती है, या एक स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, वो खुद ब खुद ही पुरसकून किस्म की कंडीशन में नहीं आ पा रहे होते। और इसकी बुनियादी वजह है हार्ट बर्न, जरूरत से ज्यादा खा लेना और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इकसाम की ऐसी चीजें खाना जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सेहत बख्श नहीं है। ऑलराइट, तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए बैलेंस्ड डाइट खाएं, ऐसी खुराक खाएं जिनमें ऑयल्स का कम से कम इस्तेमाल किया गया हो, कम मसाले और कम फैट्स आपकी सेहत के लिए बेहतर हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक छोटा सा सवाल जिसके साथ मैं ये सेशन खत्म करूंगा, और वो क्या है कि क्या स्टमक के अंदर किसी किस्म की कोई खुराक जज़ब होती है या नहीं? इसका जवाब आप तलाश करें। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, इज देयर एनी टाइप ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट दैट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द स्टमक? इज देयर एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट और देयर इज नो एब्जॉर्प्शन इनसाइड द स्टमक? इसका जवाब आप तलाश करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा नेक्स्ट सेशन में। ऑलराइट, तो एंड पे हम इसको समराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाए ये टॉपिक, तो आप सबसे पहले इसकी पोजीशन, फिर उसके बाद इसकी लेयर्स, फिर उसके बाद इसकी सिक्रीशंस, और हर एक सिक्रीशन का फंक्शन इसी तरह से पॉइंट्स में डिटेल से मेंशन करें, तो इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो सकेंगे कि ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल लिख लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।